नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम आज एग्रोनॉमी के सेशन में एक साथ लाइव आते हैं। जैसा कि पिछले 2 दिनों से आपको क्लासेस नहीं मिल पा रही थी, आज आपको पार्ट 4 के रूप में हम आपके सामने लेकर के आए हैं। और प्लांट पैथोलॉजी की क्लास आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है, आप सब लोग उसको देख लेंगे। डेमो क्लास के रूप में पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 बहुत ही जल्द आपके बीच आएगा। ठीक है, तो धैर्य कुछ बच्चों ने खोया पिछले 2 दिनों में, और काफ़ी कुछ मैसेज कॉल्स वगैरह आई, और एक आध बच्चों ने तो ऐसा बोल दिया कि सर ऐसे कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो धैर्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। किसी न किसी समस्या की वजह से आपको 2 दिन क्लासेस नहीं मिल पाई, थोड़ा गले में हमारे प्रॉब्लम थी, इस वजह से हम आपको क्लासेस नहीं दे पाए। आज मैं फिर से पार्ट 4 के रूप में आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, और बहुत अच्छी चर्चा होने वाली है आज की क्लास में। जो आज का क्लास है, बेसिकली अगर हम बात करें तो एग्रोनॉमी की रीढ़ कह सकते हैं, या ओवरऑल एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ से कोई भी एग्ज़ाम हो, जो एक आध प्रश्न तो देके जाता ही जाता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ठीक है, एक विशेष सूचना कि काफ़ी स्टूडेंट क्वेरीज रहती हैं काफ़ी स्टूडेंट की कि सर प्रैक्टिस सेट कब से शुरू करोगे, सर टेस्ट सीरीज कब से शुरू करोगे। तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट के लिए थोड़ा अभी वक्त है आपके पास, अभी रुको, अभी थोड़ा थमो। ज़्यादा तेज रफ्तार से भागना भी थोड़ा नुकसानदायक हो जाता है कैरियर के लिए, तो उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक ही सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। पहले थ्योरी को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट में जाएंगे, तब हमारी अच्छी कमांड बनेगी। ठीक है, तो वर्गीकरण के केस में हम लोग पढ़ रहे थे, प्रकाश दीप्तिकालिता के आधार वाला वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद वाला जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के आधार पे, जैसे कुछ पौधे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की C3 साइकिल चलती है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण का C4 साइकिल चलता है, और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जैसे C4 साइकिल होता है, उसमें C3 साइकिल में बंडल शीथ में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। किसमें? बंडल शीथ में होती है। C4 में बंडल शीथ और मीजोफिल दोनों में होती है। ठीक है, और इसमें एक टर्म आता है क्रैंज एनाटॉमी, वो हमने बढ़िया से एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, फिर भी हम आपको उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो हमारा जो अगला हेडिंग होगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के आधार पर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है, तो अगर हम बात करें वेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, अब यहाँ पर हमने देखा, अब इन सारी चीज़ों पर अपने को चर्चा करना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के आधार पे हम अगर वर्गीकरण को देखेंगे तो कितने प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अभी दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ, चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के आधार पे जो एग्रोनॉमी के पौधे हैं, इनको बेसिकली हम 3 प्रकार से डिवाइड करके देखते हैं। वो 3 प्रकार से कौन कौन से पौधे होते हैं, जरा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे C3 प्लांट्स। सबसे पहला हमारा जो पड़ाव होगा उनको हम बोलेंगे C3 प्लांट्स। ठीक है, एक होता है C4 प्लांट। यहां से आपका प्रश्न रहता है, और जो टाइप बनेगा, जो वैरायटी बनेगा प्रश्न का, या अभी तक पेपर में बना हुआ है, वो सारे के सारे टाइप और वैरायटी हम आपको बताते हुए चलेंगे। घबराने की कोई बात नहीं है, सिलेबस आपका टाइम से पूरा होगा,
धैर्य बना के रखिएगा बस, ठीक है। बहुत जल्दी पढ़ लेने से भी हम उसका रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कैम प्लांट। क्या है? कैम प्लांट। आपका एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमने देखा कि आप समझ चुके होंगे अब सर क्या पढ़ाने वाले हैं, C3, C4 और कैम प्लांट। ये फसलों का वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं। यहाँ से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा C4 प्लांट है, निम्नलिखित में से कौन सा C3 प्लांट है, निम्नलिखित में से कौन सा कैम प्लांट का उदाहरण है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट निकल कर आता है यहाँ पर, फर्स्ट CO2 ग्राही दिख रहा है इधर, हाँ ठीक है, फर्स्ट CO2 ग्राही। अब CO2 क्या है और ग्राही का मतलब क्या होता है? फर्स्ट CO2 ग्राही कौन होता है? तो रूबिस्को होता है। क्या होता है? रूबिस्को। इसको रिबुलोज 1,5 वाई फास्फेट के नाम से भी जानते हैं और रूबिस्को के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसको रूबिस्को भी कहते हैं और रिबुलोज 1,5 वाई फास्फेट भी कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा फर्स्ट CO2 ग्राही, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के जनक इंजन हॉज को माना जाता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधे करते हैं, ठीक है। पौधे क्या करते हैं? वायुमंडल से CO2 को इकट्ठा करते हैं और मिट्टी से जल को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के रूप में विमोचित कर देते हैं, मतलब उत्पाद बना देते हैं। तो जो C3 पौधे हैं इनके अंदर CO2 को ग्रहण करने वाला कौन सा पिगमेंट होता है? तो रूबिस्को होता है। कौन सा होता है? रूबिस्को होता है। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसका C3 प्लांट का फर्स्ट स्थिर उत्पाद, फर्स्ट स्थिर उत्पाद, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया, जल को मिट्टी से ले लिया। अब ये पहला उत्पाद क्या बनाएंगे? तो ये 3 कार्बन कंपाउंड का फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाएंगे। 3PGA का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? 3PGA का निर्माण करेंगे। अभी हम इनका पूरा नाम लिखवा देंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं। तो ये पहला जो CO2 ग्राही है इनका वो रूबिस्को है और पहला स्थिर उत्पाद जो इनका बनता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है जो C3 प्लांट का, वो 3 कार्बन कंपाउंड का PGA बनता है, ठीक है। ये दोनों पे पॉइंट परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तीसरा पॉइंट, सर्वाधिक प्रकाशीय श्वसन। ध्यान देना, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं है, यहीं से बच्चा क्वेश्चन गलत करके आता है। सर्वाधिक प्रकाशीय श्वसन, अगर क्वेश्चन आए कि सर्वाधिक प्रकाशीय श्वसन कौन से प्लांट में होता है, तो C3 में होता है। इस बात को थोड़ा ध्यान देना कि सर्वाधिक प्रकाशीय श्वसन का जब क्वेश्चन आए तो C3 लगाएंगे, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की बात आए तो C4 में लगाएंगे। थोड़ी इन बातों को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे, एक एक छोटी छोटी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। सर्वाधिक प्रकाशीय श्वसन होता है, सबसे कम जल उपयोग दक्षता, या न्यूनतम भी लिख के आ जाएगा, ध्यान देना, न्यूनतम जल उपयोग दक्षता या सबसे कम, शब्दों पर गौर करना थोड़ा। सबसे कम जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता किसकी होती है? तो C3 प्लांट्स की होती है सबसे कम जल उपयोग दक्षता। सर्वाधिक प्रकाशीय श्वसन किसमें होता है? C3 प्लांट्स में होता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है? 3PGA। पहला कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही कौन सा होता है? रूबिस्को या 1,5 रिबुलोज वाइफॉस्फेट भी इसको बोलते हैं। इतना हम लोगों ने ध्यान दिया। अब इसमें एग्जाम्पल भी हम लोग लिख लेते हैं कि कौन कौन से पौधे C3 आते हैं। वैसे तो हम C3 याद करने की आपको कोई राय नहीं देंगे, हम C4 और कैम याद करा देंगे, C3 आपको याद ही नहीं करने। कौन कौन से आते हैं? धान है, गेहूं है, जौ है, जई है, उसके बाद आपका चना है, मटर है, मसूर है, उड़द है, मूंग है, मोठ है, सरसों है, बरसीम है, मूंगफली है,
ठीक है, एटीसी। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो C3 पौधे की श्रेणी में आएंगे। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा C3 पौधा है, तो या तो 3 होंगे और उपरोक्त सभी में पूछ लेगा, या 2 देकर ए और बी दोनों पूछ लेगा, या एक ही ऑप्शन देगा C3 का, बाकी और एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे आपको। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो C3 में आज तक जितना पूछा गया है वो हमने आपको पॉइंट्स और एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया, और आने वाले एग्जाम में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं ये इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं C4 प्लांट्स के ऊपर नजर डालते हैं। तो C4 प्लांट्स के ऊपर नजर डालते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या यहां से पॉइंट निकल कर आएगा। फर्स्ट CO2 ग्राही, जो पहला CO2 ग्राही है C4 प्लांट्स का वो क्या है, PEP, मतलब फास्फोइनाल पायरुवेट। क्या है, फास्फोइनाल पायरुवेट। ये सब हम अभी बताएंगे इसका फुल फॉर्म। उसके बाद फर्स्ट स्थिर उत्पाद इनका क्या बनता है, C4 पौधों का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, तो 4 कार्बन कंपाउंड का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या बनता है, 4 कार्बन कंपाउंड का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। और अगला पॉइंट जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो C4 पौधों में होता है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्या होता है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद हम अगर बात करें तो जल उपयोग दक्षता को हम वाटर यूज इफिशियंसी लिख देंगे, वाटर यूज इफिशियंसी लिख देंगे, जिसको हम जल उपयोग दक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं, जल उपयोग दक्षता। जल उपयोग दक्षता C3 पादप से अधिक, C3 पादप से अधिक, परंतु कैम से कम, परंतु कैम से कम होती है। किसकी, C4 प्लांट्स की। अच्छा, C4 प्लांट्स की वाटर यूज एफिशिएंसी तो ज्यादा होती है बट कैम पौधों से कम होती है, इतना ध्यान देना। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता किसकी होती है, तो उसमें कैम के एग्जाम्पल नहीं होते हैं, तो C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल सही मान लिए जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और C4 पौधों के एग्जाम्पल याद करने का तरीका जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां तलवार जैसी होती हैं, कैसी होती हैं, तलवार जैसी जिनकी पत्तियां होती हैं, उनको हम C4 पौधों की श्रेणी में मान लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, चौलाई, ठीक है, एटसेट्रा। तो ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां तलवार जैसी होती हैं उनको हम क्या रखते हैं, C4 पौधों की श्रेणी में डालते हैं। किस में डालते हैं, C4 पौधों की श्रेणी में रख देते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे हम लोग बात करेंगे कैम प्लांट्स की, चर्चा करेंगे कि कैम प्लांट्स के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैम प्लांट्स में हम लोग देखते हैं जो इनका फर्स्ट CO2 ग्राही है, जो C4 में होता है वही कैम में होता है। तो फर्स्ट CO2 ग्राही की अगर हम बात करेंगे तो फास्फोइनॉल पायरुवेट होता है। क्या होता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट होता है। और पहला स्थिर उत्पाद इनका क्या बनता है, कैम प्लांट्स का फर्स्ट स्थिर उत्पाद, फर्स्ट स्थिर उत्पाद जो होता है वो बनता है 4 कार्बन कंपाउंड का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या बनता है, 4 कार्बन कंपाउंड का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है इनका उत्पाद। अब यहां से क्वेश्चन आता है सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता। क्या क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता। क्यों,
सर्वाधिक जल उपयोग दक्षता होती है इनकी, क्योंकि इनमें जो रंध्र पाए जाते हैं वो संकीर्ण होते हैं, धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, इसलिए ये ज्यादा ट्रांसपायरेशन नहीं करते हैं और इनके अंदर जो स्टोर वाटर होता है वो धीरे धीरे यूटिलाइज होता रहता है। तो इनमें जो रंध्र होते हैं या स्टोमेटा होते हैं, कैसे होते हैं? धसे हुए स्टोमेटा होते हैं, मतलब संकीर्ण स्टोमेटा। संकीर्ण स्टोमेटा होते हैं, धसे हुए स्टोमेटा होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अनानास, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं। एलोवेरा, नागफनी, लहसुन, प्याज, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जो कैंप प्लांट की सीरीज में रखे जाते हैं, कैंप प्लांट्स के एग्जाम्पल के रूप में देखे जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो इनके एग्जाम्पल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं तीनों के। आप एग्जाम्पल पर एक बार गौर फरमाएंगे। उसके बाद ये वाला पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में हमको ध्यान देना है। अब ये जो C4 प्लांट्स होते हैं, यहाँ पर एक बात कही जाती है, क्रैंज एनाटोमी। क्या होती है? क्रैंज एनाटोमी। तो क्रैंज एनाटोमी संरचना देखने को कहाँ मिलती है? C4 पौधों में देखने को मिलती है। कि कहाँ मिलती है? C4 पौधों में देखने को मिलती है। और ये जो कैंप प्लांट्स होते हैं, इनके जो रंध्र होते हैं, ये खुलते कब हैं? तो ये खुलते हैं रात में। कब खुलते हैं? रात में। और बंद कब होते हैं? तो दिन में बंद होते हैं। कब बंद होते हैं? दिन में बंद होते हैं। और रंध्रों को खोलने और बंद करने में कौन सा आयन सहायक है? तो पोटेशियम आयन सहायक है। कौन सा आयन सहायक है? पोटेशियम आयन सहायक है। इस बात को ध्यान देना। अब ये जो C3 प्लांट्स होते हैं, इनको जो C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, C4 साइकिल को हैच एंड स्लैक साइकिल के नाम से भी हम लोग पहचानते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग पे ले चलूंगा। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी इसमें से बहुत सारी चीजें बतानी है, इसका शॉर्ट नेम बताना है। अब ये जो क्रैंज एनाटोमी हमने बताई आपको, इसका वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देख लेना कि क्रैंज एनाटोमी को हमने बहुत अच्छे से बताया है, विद डायग्राम हमने इसको समझाया है। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको क्रैंज एनाटोमी वाला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उसमें हमने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके रखा है। ठीक है, क्रैंज एनाटोमी के बारे में हमने बता रखा है, आप इसको फटाफट से देख लीजिएगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, और कुछ चीज़ें हैं जैसे रुबिस्को या रिबलोज 1,5 वाई फास्फेट हो गया, उसकी बात कर लेते हैं। रुबिस्को को हम रिबुलोज 1,5 वाई फास्फेट इस नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमने बात की पीजीए हमने बात की C3 प्लांट्स का जो स्टेबल प्रोडक्ट है, उस पीजीए का नाम क्या होता है? फास्फो ग्लिसरिक एसिड। फिर हमने बात की पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन C4 एंड कैंप प्लांट,
तो पेप को हम बोलते हैं फास्फोएनॉल, फास्फोएनॉल पायरुवेट। उसके बाद ओ ए ए, जिसका मतलब होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब एक और आता है कैम। अब आप कैम का भी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको जानना है। तो कैम का फुल फॉर्म होता है क्रैसुलेशन, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये हो गए कुछ शॉर्ट नेम जिनका पूरा नाम हमने आपके बीच बता दिया। ठीक है, आप यहाँ से थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। जैसे हमने अधूरे नाम लिखे थे, अब आपके सामने ये पूरे नाम आ गए। कि कभी आए कि पीजीए का मतलब क्या होता है, तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है पेप का, पीजीए फास्फोग्लिसरिक एसिड, ओएए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, कैम क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, और रुबिस्को का दूसरा नाम होता है रिवोलेज 1,5 वाई फास्फेट होता है। ठीक है, ये सारे हमने शॉर्ट नेम लिखे थे, अब आपने पढ़ लिया। उसके बाद हम बात करते हैं, एक होता है क्रैंज एनाटोमी, क्रैंज एनाटोमी। जो क्रैंज एनाटोमी होता है, जिसको माला आकार की संरचना कहते हैं, क्या बोलते हैं, माला आकार की संरचना, माला आकार की ये संरचना जो मीजोफिल को बंडल सीथ चारों ओर से घेरे रहता है, माला के आकार की संरचना होता है, विडेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्रैंज एनाटोमी मुख्यतः किसमें देखने को मिलती है, C4 पादपों में। कहाँ देखने को मिलती है, C4 पादपों में। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन आता है कि क्रैंज एनाटोमी पाई जाती है और हम लोग C4 ऑप्शन देखते रह जाते हैं। C4 के एग्जाम्पल भी तो हो सकता है ऑप्शन में दे रखे हों, तो थोड़ा कॉमन सेंस की बात है वहां पर। C4 अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो हम देखेंगे क्या C4 के कोई ऑप्शन है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ठीक है, या गन्ना है, या चौलाई है, ये सारी चीजें हम लोग ध्यान देंगे। ये हम लोगों ने यहाँ तक सीख लिया। अब इसके आगे एक और पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं, एक बिंदु हम बताने वाले हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं उस बिंदु पर। एक क्वेश्चन है गाजर घास, क्या है, गाजर घास, जिसको कांग्रेस घास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, कांग्रेस घास भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको चटक चंदनी भी बोलते हैं, चटक चंदनी भी बोलते हैं, जिसको सफेद टोपी भी बोलते हैं, सफेद टोपी भी बोलते हैं, जिसको खरपतवारों का राजा भी कहते हैं, खरपतवारों का राजा कहा जाता है कि ये गेहूं के साथ आ गया था। ठीक है, खरपतवारों का राजा, इसका नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। इसको मारने के लिए एक बीटल प्रयोग किया गया था जिसका नाम है जाइगोग्रामा वाई कोलोराटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो गाजर घास, कांग्रेस घास, चटक चंदनी, सफेद टोपी, हरा कैंसर, ये जो पौधा है ये किसमें आता है, तो ये C4 और C3 दोनों में आता है, C3 और C4 दोनों। यहाँ से कई बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, और इवन अगर हम बात करें तो हरियाणा एडीओ में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन HPSC एडीओ में पूछा गया, HPSC एडीओ। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है HPSC एडीओ के पेपर में। पेपर हुआ था 16 अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर 2022 के आसपास पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है एडीओ के एग्जाम में।
कि गाजर घास है, C3 C4 दोनों। बहुत से बच्चे इसको C4 में काउंट करते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना, गाजर घास का जहां भी प्रश्न आए ये C3 और C4 दोनों है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट वर्गीकरण। तो जैसा कि हम बात करते हैं कि हमने पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्रोनॉमी के कंप्लीट कर लिए हैं। हम आप लोगों से एक ही उम्मीद रख रहे हैं कि आप लोग एक रिदम से पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया से और अच्छे से तैयारी कर रहे हो। देखो बहुत से बच्चे कहते सर, कल जैसे 2-3 बच्चे बात कर रहे थे, तो बच्चे इस एज में भी मोटिवेट होना चाहते हैं। भाई ये एज तुम्हारी क्या है, कि बेरोजगारी से लिप्त एज है, और बेरोजगारी में आपको कोई मोटिवेटर की जरूरत नहीं है, ना ही किसी मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशन आपके कोई काम का नहीं, जब तक आपका कार्य में लगन नहीं है, कार्य करने में रुचि नहीं है आपकी, तब तक आपके लिए मोटिवेशन व्यर्थ है। आप मोटिवेट होते रहिए, आपको कार्य करने की लगन ही नहीं है, आप कार्य करने में दिलचस्पी नहीं लोगे, मोटिवेशन धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब समय और समझदारी दोनों एक साथ डेवलप कर लो। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है, बाकी अमूमन देखा जाता है कि समय और समझदारी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वृद्धि करते हैं, गति करते हैं। जब इस समय जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारा समय है, परंतु समझदारी की कमी है, और एक समय ऐसा आएगा कि हम बहुत समझदार होंगे, परंतु हम कुछ करने के लिए हमारे पास समय कम पड़ जाएगा। हम सोचेंगे यार मौका तो बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी तैयारी भी थी यार, समय थोड़ा कम है, ऐसा हो नहीं पाएगा। होता है कि नहीं होता है? तो एक साथ समय के साथ ही समझदारी और समय दोनों को मेंटेन रखें, तभी हमारा फल निकलेगा। और मोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी सैलरी जो है वो सबसे ज्यादा मोटिवेट करेगी। जो टेक्निकल असिस्टेंट की सैलरी है वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं विशेष आधार पर वर्गीकरण या विशेष उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। विशेष उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो स्पेशल यूटिलिटी के आधार पे हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेशल यूटिलिटी। ठीक है, अंग्रेजी में अगर हम इसको लिखें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्पेशल यूटिलिटी। तो विशेष उपयोगिता के आधार पे जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हम बहुत सारी उपयोगिता को देखते हैं जो स्पेशल उपयोगिता होती है किसी भी फसल की। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग थोड़ा पॉइंट नोट डाउन करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे, तो हमारे सामने कुछ ऐसी फसलें आएंगी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आती है मृदा आरक्षक फसलें। क्या हम बोलते हैं? मृदा आरक्षक फसलें। अब इनका विशेष उपयोग क्या है? ये मृदा की संरचना को बचाती हैं, मृदा की सतह को बचाती हैं इरोड होने से, तो आरक्षित करती हैं मृदा की सतह को, आरक्षण प्रदान करती हैं। मृदा आरक्षक फसलें अगर हम इसको बोलेंगे तो सॉयल इरोजन रेसिस्टेंट क्रॉप, सॉयल इरोजन रेसिस्टेंट क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो मृदा अपरदन होने से बचाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मृदा आरक्षक फसलें कहते हैं। मतलब वे फसलें जो मृदा की सतह को अपर्दित होने से बचाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? मृदा आरक्षक फसलें कहते हैं। तो लिखिएगा वे फसलें, एक एक चीजों को लिखते हुए चलेंगे, ये नहीं कि हम आपको बोर्ड पे 2-3 चिंगाटे खींच के बता दें कि हाँ ये मृदा आरक्षक फसलें हो गई। एक व्यवस्थित नोट्स अपना बनना चाहिए। वे फसलें जो मृदा सतह को
अपर्दित होने से मृदा सतह को अपर्दित होने से बचाती हैं। उन्हें मृदा आरक्षक फसलें कहते हैं। उन्हें मृदा आरक्षक फसलें कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा आरक्षक फसलें कहते हैं। समझ में आ गया? परिभाषा की बात अगर हम कर लें कि ऐसी फसलें जो मृदा की सतह को अपर्दित कर होने से बचाती हैं, उनको हम मृदा आरक्षक फसलें कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये हमारे सॉइल की सरफेस है, सॉइल की सरफेस है, और इस सरफेस पर ये इस प्रकार से कोई प्लांट्स लगा हुआ है, इस प्रकार से कोई प्लांट्स लगा हुआ है, ये मान लो कोई प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से कोई प्लांट्स लगे हुए हैं, ये हमारे सॉइल की सतह को कवर कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से कोई प्लांट्स लगे हुए हैं। एक एक बातों को हम लोग गहराई से थोड़ा समझते हुए चलेंगे। अब देखिएगा, ये जो हमारे प्लांट्स हैं ये किसी मृदा की सतह पर लगे हुए हैं। अब तेज हवा चल रही है, मान लो यहां से ये तेज हवा आ रही है, ये तेज हवा आ रही है, ये क्या है? ये विंड है, ये आ रही है विंड। अब ये बहुत तेज रफ्तार से आ रही है। अब यहाँ पर फसलें लगी हुई हैं, तो जब ये हवा फसलों की पत्तियों से, टहनियों से, तनों से टकराएगी, उसके बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है, वो धीमी पड़ जाएगी, इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो स्लो हो जाएगी, और मिट्टी के सतह पर जब ये पड़ेगा तो उतनी मात्रा में या बिल्कुल ही नहीं मिट्टी को अपर्दित कर पाएगा, क्योंकि वो दम तोड़ देगा। अगर ये फसलें मिट्टी की सतह को कवर ना की होती तो ये हवा तेज आती और मिट्टी के पार्टिकल्स को उड़ाकर ले जाती। ठीक है, तो ये मिट्टी के सतह को कैसे बचा रही हैं आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा, ये बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें बड़ी तेज रफ्तार से पड़ रही, ये रेन ड्रॉप, ये बारिश की बूंदें बड़ी तेज रफ्तार से पड़ रही हैं इन पर। अब अगर मान लो ये पौधे मिट्टी की सतह को ढके हुए ना होते तो बारिश की बूंदें सीधा पड़ती और मिट्टी के कणों को छतेर देती, और मिट्टी के कण क्या होते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी के बहाव से बह जाते और मिट्टी कट जाती। तो इन्होंने क्या किया, बारिश की बूंदें आई और पौधों की पत्तियों पे टकराई, पौधे के क्रॉप कैनोपी एरिया से टकराई, और जमीन तक आते आते ये दम तोड़ दी अपनी, तो मिट्टी का कटान बच गया। यही होता है मृदा आरक्षक फसलें। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो कौन कौन सी होती हैं? उड़द, मूंग, लोबिया, ग्वार, सोयाबीन, एटसेट्रा। ठीक है, उड़द, मूंग, लोबिया, ये तीन एग्जाम्पल ज्यादा पूछे जाते हैं कि मृदा आरक्षक फसलों में कौन कौन से आएंगे, तो उड़द, मूंग, लोबिया आएंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने मृदा आरक्षक फसलों के बारे में जाना। उसके बाद हम देखते हैं मृदा कटाव बढ़ाने वाली फसलें, मृदा अपर्दन बढ़ाने वाली फसलें, मृदा अपर्दन बढ़ाने वाली फसलें, बढ़ाने वाली फसलें। ठीक है, इसका अंग्रेजी क्या होगा? सॉयल इरोजन परमिटिंग क्रॉप, सॉयल इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स। ठीक है, सॉयल इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स। अब देखिएगा यहाँ पर कि जो सॉयल इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स होता है, मतलब मिट्टी के अपर्दन को बढ़ावा देने वाली फसलें होती हैं। ये कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं? ऐसी फसलें जो मिट्टी के कटान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। कहने का मतलब फिर इनके अंदर ऐसा क्या हो गया सर, ये ऐसी फसलें होती हैं इनकी जो जड़ें होती हैं ना, जड़ें
जड़ों का जो रिश्ता होता है मिट्टी के कणों से दुश्मनी जैसा होता है, प्रेमवत व्यवहार नहीं होता है। तो जड़ें जो होती हैं मिट्टी के पार्टिकल को आपस में बांधे नहीं रखती हैं, इसलिए यहाँ पर मिट्टी के पार्टिकल्स किसी भी फोर्स के संपर्क में आने पर, किसी बल के संपर्क में आने पर अपने स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से चले जाते हैं। इनकी जड़ें उनको रोक के नहीं रखती हैं, इसलिए मृदा अपर्दन को बढ़ावा देने वाली फसलें कहलाती हैं। वे फसलें जो मिट्टी के अपर्दन को बढ़ावा देती हैं, तो कौन कौन सी फसलें होती हैं? वे फसलें जो मृदा कटाव को बढ़ावा देती हैं, मृदा कटाव को बढ़ावा देती हैं, उन्हें मृदा अपरदित फसलें कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं? मृदा अपरदित फसलें कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जो मिट्टी के अपरदन को और बढ़ावा देती हैं? तो वो कौन कौन सी हैं? मक्का, कपास, सरसों और अरहर। एटसेट्रा। ये जो फसलें होती हैं इनके जड़ों का मिट्टी के कणों से अच्छा संबंध नहीं होता है, इसलिए ये मिट्टी के अपरदन को और ज्यादा बढ़ावा देती हैं। तो इन्हें हम मृदा अपरदन बढ़ाने वाली फसलों की संज्ञा में रखते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगले पॉइंट्स की ओर चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम चर्चा करने वाले हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं तीसरा जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग, गली फसलें। गली वो नहीं जो गल जाने वाली, एले क्रॉप्स इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एले क्रॉप्स। ठीक है, एले क्रॉप्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि एले क्रॉप्स क्या होती, मतलब दो पेड़ों की लाइनों के बीच या पेड़ों की पंक्तियों के बीच उगाई जाने वाली फसलें या लगाई जाने वाली फसलें गली फसलें कहलाती। ठीक है, तो लिखेंगे पेड़ों की दो पंक्तियों के बीच पेड़ों की दो पंक्तियों के बीच पेड़ों की दो पंक्तियों के बीच लगाई जाने वाली फसलें लगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाते हैं? एले क्रॉप्स कहलाते हैं। एले क्रॉप्स कहलाती। कौन सी फसलें जो हैं वो एले क्रॉप्स की श्रेणी में हम लोग रखेंगे? जरा ध्यान देते हैं कि एले क्रॉप्स की श्रेणी में हम किन्हें रखेंगे, दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले इनके, फिर इन पर चर्चा करते हैं। तो एले क्रॉप से जुड़ी हुई जो एग्जाम्पल हैं हम लोग क्या बोल लेते हैं? हल्दी बोल लेते हैं, मिर्च बोल लेते हैं, आलू बोल लेते हैं। ठीक है,
ये जो फसलें होती हैं ये हम लोग हल्दी बोल लेते हैं, मिर्च बोल लेते हैं, आलू बोल लेते हैं, भिंडी बोल लेते हैं। ये फसलें हम लोग पेड़ पौधों की लाइनों के बीच में बोल लेते हैं, इसलिए इन्हें हम एले क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो मान लो हमारा ये खेत है, ये हमारा कोई खेत है और इस खेत में ये कुछ पेड़ों की लाइनें हैं। ये क्या है? ये हैं पेड़। क्या हैं? पेड़ हैं। और इन पेड़ों के बीच में ये कोई फसलें लगा लेते हैं। ये इस प्रकार से हम कोई फसलें लगा लेते हैं। जैसे मान लो आलू लगा लिया हमने। क्या लगा लिया? आलू लगा लिया इस प्रकार से। ये इस प्रकार से हमने क्या किया? आलू लगा लिया। मान लो हमने क्या लगा लिया? आलू लगा लिया। तो ये पेड़ है, पेड़ की लाइन के बीच में हमने आलू लगा लिया। ठीक है। अब मान लो ये पेड़ है और इधर हमने हल्दी लगा लिया। क्या लगा लिया? हल्दी लगा लिया। ठीक है। क्या लगा लिया? हल्दी लगा लिया। ठीक। अब ये जो पेड़ काहे के हैं? ये जो पेड़ हैं ये मान लो पॉपुलर हैं। क्या हैं? पॉपुलर के पेड़ हैं। और बीच में हमने क्या लगा लिया? हल्दी लगा दिया। जब हम खेतों में पेड़ों की लाइनों के बीच जब फसलें उगाते हैं इसको एले क्रॉप्स कहते हैं। अच्छा, टोंगिया खेती भी कुछ इस प्रकार ही होती है। टोंगिया खेती में क्या होता है कि जब फॉरेस्टेशन करते हैं ना, हम बाग लगाते हैं, वन का अनावरण करते हैं, वन लगाते हैं जब, तो जब तक पेड़ छोटे छोटे होते हैं तब तक उनमें खेती करते हैं और खेती करने वाले किसानों को उन पेड़ों की संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है ताकि तुम पेड़ों का संरक्षण करो और खेती करो यहाँ पर। ठीक है। तो सरकार उनको संरक्षण प्रदान करती है कि तुम जब तक पेड़ बड़े नहीं हो जाते तब तक आप यहाँ पर खेती करते रहोगे। उस खेती को कहते हैं टोंगिया खेती, क्लीन कल्टीवेशन भी कहते हैं उसको। ठीक है। तो गली फसलें हम लोग देख लिए, एले क्रॉपिंग के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं नगदी फसलें। नगदी फसलें जिसको हम कैश क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश क्रॉप कहते हैं। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है? ऐसी फसलें जो किसान अपने खेत में उगाता है और खेत में कटाई करने के बाद इनको भंडारित ना करके सीधा मार्केट में ले जाता है और बेचता है, और बेचने के उपरांत इनसे पैसे प्राप्त करता है, तो वे फसलें क्या कहलाती हैं? नगदी फसलें कहलाती हैं। तो लिखेंगे कि ऐसी फसलें जिनको कटाई के तुरंत बाद जिनको कटाई के तुरंत बाद बिना भंडारित किए सीधा बाजार में बेचकर पैसा प्राप्त करते हैं। पैसा प्राप्त करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? नगदी फसलें। नगदी फसलें ऐसी भी होती हैं जिनका उपयोग हम डायरेक्ट कंजप्शन नहीं कर पाते हैं। अमूमन देखा जाए, जैसे गन्ने से चीनी हम घर पे नहीं बना पाते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम से बनती है,
कॉटन से कपड़ा नहीं बना पाते, किसी ना किसी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से बनती है। तंबाकू से हम बीड़ी सिगरेट घर पे नहीं बना पाते हैं। नारियल से हम जूट नहीं बना पाते, जूट से हम रेशा नहीं बना पाते, नारियल से हम रेशा नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे हैं, रबर से हम घर पे रबर नहीं तैयार कर पाते हैं, या चाय से हम चाय की पत्तियों को हम ऐसा नहीं तैयार कर पाते जैसे चाय की पत्तियां होती हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो कैश क्रॉप होती हैं किसी ना किसी इंडस्ट्री बेस्ड क्रॉप होती हैं, मतलब ऐसी फसलों को किसी ना किसी इंडस्ट्री में हम ले जाते हैं और उनका प्रोसेसिंग कराते हैं। प्रोसेसिंग कराने के बाद हम मैन्युफैक्चरिंग के बाद हम क्या करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। जैसे कॉटन, मान लो 50 रुपए का कॉटन है और उससे किसी कंपनी वालों ने शर्ट बना दी, और वो शर्ट मान लो सेलो की या स्क्यूलर्स की या पीटर इंग्लैंड की या लेवाइस की या ली की बना के रख दिया। 2000 रुपए का शर्ट, और कॉटन कितने का था, 50 का था। वो उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जिसको इकोनॉमी में कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए जिसको बोलते हैं। उसमें वैल्यू ऐड हो रही है बार बार मैन्युफैक्चरिंग करके, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जुड़ जा रही है। नकदी फसलों के उदाहरण की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी आती हैं, तो गन्ना नकदी फसल का उदाहरण है। गन्ना के बाद आपका कपास नकदी फसल है। तंबाकू जो तुम लोग सिगरेट वगैरह यूज करते होगे, जूट, चाय, कॉफी। भारत के अंदर कॉफी सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है, और वर्ल्ड में देखे जाए तो ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन होता है। इंडिया में कर्नाटक, और कर्नाटक में स्पेशली एक जगह है चिकमंगलोर, या जिसको बाबा बूदान की पहाड़ियां भी बोलते हैं। ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते होगे ना, बाबा बूदान की पहाड़ियां। और एक स्थान है चिकमंगलोर जो कॉफी प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो हमने देखा गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, चाय, कॉफी, रबर। अभी रबर बोर्ड में 50 वैकेंसीज आई हुई हैं। जो 40 वैकेंसीज हैं, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए हैं, अगरतला के लिए हैं। और 10 जो वैकेंसीज हैं, जैसे कुछ अदर स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, इनके लिए 10 अलग वैकेंसी हैं, ठीक है। तो रबर हो गया, उसके बाद जूट हो गया, जूट हो गया, नारियल यहाँ पर लिखना है, ठीक है, नारियल एटसेट्रा, ठीक है। तो ये जो फसलें हो गई, ये हमने देखा कि नगदी फसलें या कैश क्रॉप के रूप में हमने इनको पढ़ा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से, फिर हम आगे देखते हैं, अगले कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और चर्चा करते हैं कि अगले कुछ वर्गीकरण पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो हमने नकदी फसलों के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं, देखते हैं फाउलिंग क्रॉप्स। क्या बात करेंगे, फाउलिंग क्रॉप्स, फाउलिंग फसलें। थोड़ा टर्म नया है और आपने पढ़ा भी होगा, तो बस ऐसे ही एग्जाम्पल डायरेक्ट पढ़े होंगे, परंतु अपने यहाँ पर सारी चीज़ों को पढ़ते हुए समझते हुए पढ़ेंगे। फाउलिंग क्रॉप्स, ठीक है। फाउलिंग क्रॉप्स क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। फाउलिंग का मतलब होता है फाउल। आप कभी गेम गेम खेलते होगे ना, जैसे मान लो वॉलीबॉल आप खेल रहे हो, तो वॉलीबॉल खेल रहे हो आप, सेंटर खेल रहे हो या बिल्कुल पट्टी पे खेल रहे हो, और अपोजिशन पार्टी से एक बढ़िया सा शॉट आया और आपके हैंड पे लगा और ग्राउंड के बाहर हो गया थोड़ा, या आपका पैर पट्टी पर आ गया, पट्टी के बाहर हो गया, तो मैच रेफरी के द्वारा डिसीजन दिया जाता है कि आप फाउल हो गए। मतलब आप भाग गए, जिस दायरे में आपको रहना चाहिए था उस दायरे से आप बाहर निकल गए, ठीक है, तो फाउल बोलते हैं। वहीं से लिया गया है कॉन्सेप्ट फाउलिंग क्रॉप्स। कहने का मतलब ऐसी फसलें जो अपने साथ उगे हुए खरपतवारों की वृद्धि को और बढ़ाने में सहायता प्रदान करती हैं, मतलब उनकी जो ग्रोथ हो रही है ना, उनको और ज्यादा बढ़ा देती हैं, तो वो फसलें फाउलिंग क्रॉप्स कहलाती हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसके बारे में, ऐसी फसलें
ऐसी फसलें जो अपने साथ खेत में उगे हुए ऐसी फसलें जो अपने साथ खेत में उगे हुए खरपतवारों खरपतवारों की वृद्धि में सहायता प्रदान करती। उन्हें फाउलिंग क्रॉप्स कहते हैं। उन्हें उन्हें फाउलिंग क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की तो कहानी अपने को समझ में आ गई कि हमने क्या बताया कि फाउलिंग क्रॉप्स क्या होता है, कि ऐसी फसलें जो अपने साथ खेत में उगे हुए खरपतवारों को या खरपतवारों की वृद्धि को और बढ़ाने में सहायक होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फाउलिंग क्रॉप्स कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होता है? ठीक है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है डीएसआर धान। डीएसआर धान। अब डीएसआर धान क्या होता है? डीएसआर का मतलब होता है डायरेक्ट सीडेड राइस। डायरेक्ट सीडेड राइस। अब डायरेक्ट सीडेड राइस क्या होता है कि जैसे हम लोग गेहूं बोते हैं, जैसे हम लोग सरसों बोते हैं, जैसे हम लोग चना बोते हैं, जैसे हम लोग अरहर बोते हैं, वैसे ही धान की बिजाई करते हैं। आप लोग देखे होंगे गांव में हम लोग धान की बुवाई कैसे करते हैं। 1 महीना पहले हम कहीं और नर्सरी डालते हैं, फिर 21-22 दिन की नर्सरी जब हो जाती है तो खेत की तैयारी करके उसमें पानी भर के उसमें हम लोग क्या करते हैं, पलेवा करते हैं, जिसको हम पडलिंग कहते हैं। पडलिंग प्रोसेस के बाद हम उसमें धान की रोपाई करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ट्रांसप्लांटिंग 2 प्रकार से हम लोग करते हैं, एक मैनुअल पावर, दूसरा मैकेनिकल पावर। हम लोग हाथ से भी मतलब मजदूर से भी कराते हैं, किसान सेल्फ से भी करता है और मशीन से भी करता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट सीडेड राइस है। डायरेक्ट खेत में हम धान की बिजाई करते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है वेट वेट डीएसआर और एक होता है ड्राई डीएसआर। एक होता है ड्राई डीएसआर, मतलब एक में खेत हल्का सा गीला रखते हैं, उसमें धान के बीज को बो देते हैं, चाहे हाथ से या सीड ड्रिल के माध्यम से। एक खेत सूखा होता है, उसमें हाथ से बुवाई करते हैं, हल से करते हैं या सीड ड्रिल से करते हैं। डायरेक्ट धान की बुवाई करते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है हमारे मिट्टी की जो भौतिक संरचना होती है उसमें सुधार आता है, भौतिक संरचना खराब नहीं होती है। पडलिंग करके हम क्या कर देते हैं, भौतिक संरचना डिस्टर्ब कर देते हैं नीचे की कठोर परत बनाकर। इसमें भौतिक संरचना सही रहती है, पानी की बचत होती है और खर्चा कम आता है प्रति हेक्टेयर का, लेबर की कॉस्ट कम होती है, फसलें जल्दी पक जाती हैं 7 से 11 दिन। ठीक है, जो पडलिंग वाली होंगी उनसे। अब नुकसान क्या होता है साहब? ये इतने सारे फायदे तो आपने गिना दिए, कुछ तो नुकसान होते होंगे। हाँ बिल्कुल नुकसान होते हैं। पहला नुकसान कि ये बालू वाली मिट्टी में सक्सेस नहीं है। दूसरा, इनमें खरपतवार की समस्या बहुत ज्यादा होती है। डायरेक्ट सीडेड राइस में खरपतवार की समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो उन खरपतवारों को हटाने के लिए, चाहे लिखना चाहो तो लिख लेना, इन खरपतवारों को हटाने के लिए हम केमिकल भी यूज करते हैं, जैसे ब्यूटाक्लोर हो गया, प्रोपेनिल हो गया, जिसको मचेटी भी कहते हैं ब्यूटाक्लोर को, प्रोपेनिल को स्टाम्प बोलते हैं, स्टाम्प F34। तो ब्यूटाक्लोर जो होता है प्री इमरजेंस होता है और प्रोपेनिल जो होता है पोस्ट इमरजेंस होता है। इनका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। अगर हम ये सब प्रयोग ना करना चाहें तो डीएसआर तकनीकी में खरपतवार को हम कैसे हटाएंगे? तो एक प्रोसेस आता है ब्यूसेनिंग। क्या आता है? ब्यूसेनिंग एक प्रोसेस होता है जो धान में खरपतवार निकालने के लिए अपनाया जाता है। क्या होता है ब्यूसेनिंग? तो धान की बिजाई के 3 से 5 सप्ताह बाद हम इंडिजिनस प्लाऊ या कंट्री प्लाऊ
या देसी हल या बहुप्रयोजनी हल, जिसको हम एक ही नाम होते सारे, उस हल से हम क्रिस क्रॉस प्लॉइंग करते हैं। मतलब पहले नॉर्थ और साउथ कर लिए, फिर ईस्ट वेस्ट कर लिए, मतलब क्रिस क्रॉस प्लॉइंग करते हैं ताकि वो खरपतवार को हम खेत से ड्रेन आउट कर सके, रिमूव कर सके। तो व्यूसेनिंग क्रिया धान से संबंधित है। खरपतवार निकालने के लिए डीएसआर द्वारा धान लगाए जाते हैं, उसमें ज्यादा अपनाई जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा फाउलिंग क्रॉप्स के रूप में इतनी सारी हमने कहानी आपको बता डाली। ठीक है, आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहीं पर एक और पॉइंट लिखाते हैं जिसको हम बोलते हैं शिकारी फसलें या गलघोटू फसलें। ठीक है, शिकारी या गलघोटू फसलें। शिकारी या गलघोटू फसलें जिनको हम स्मोदर या प्रे क्रॉप्स बोलते हैं। स्मोदर या प्रे क्रॉप्स बोलते हैं। क्या होता है? ऐसी फसलें जो अपने साथ उगे हुए खरपतवारों की वृद्धि को रोक देती हैं। ठीक है, जस्ट उल्टा, ऐसी फसलें, ऐसी फसलें जो अपने साथ उगे हुए अपने साथ उगे हुए खरपतवारों की, ऐसी फसलें जो अपने साथ उगे हुए खरपतवारों की वृद्धि पर रोक लगा देती हैं, रोक लगा देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्मोदर क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बरसीम, क्या देखते हैं? बरसीम देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया बरसीम। मतलब जस्ट फाउलिंग के उल्टा इसका नेचर होता है कि ऐसी फसलें जो अपने साथ उगे हुए खरपतवारों की वृद्धि पर रोक लगा देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम बरसीम कहते हैं। क्या कहते हैं? बरसीम बोलते हैं, या शिकारी या गलघोटू फसलें बोलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाक से। ठीक है, उसके बाद हम और भी पॉइंट्स इसमें पढ़ते हैं, आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करेंगे और लिखेंगे रक्षक फसलें। मूवी देखे हो आप लोग रक्षक, सुनील शेट्टी वाली? रक्षक फसलें, जिसको हम क्या बोलते हैं? गार्ड क्रॉप, गार्ड क्रॉप्स, रक्षक फसलें। ठीक है, तो रक्षक फसलों में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मुख्य फसल की सुरक्षा के लिए खेत के चारों ओर अन्य फसल को लगा देते हैं, या मुख्य फसल की सुरक्षा के लिए खेत के चारों ओर लगाई गई फसलें रक्षक फसलें कहलाती। लिखेंगे मुख्य फसल की सुरक्षा हेतु, मुख्य फसल की सुरक्षा हेतु खेत के चारों ओर, मुख्य फसल की सुरक्षा हेतु खेत के चारों ओर लगाई जाने वाली फसलें, लगाई जाने वाली फसलें रक्षक फसल कहलाती हैं। रक्षक फसलें कहलाती। रक्षक फसलें
कहलाती। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसकी परिभाषा देखी कि रक्षक फसलों की परिभाषा क्या हो सकती है। जब हम मुख्य फसल की सुरक्षा चाहते हैं तो उसके खेत के चारों ओर हम जो फसलें लगा देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रक्षक फसलें कहते हैं। एग्जाम्पल की जब बात आएगी तो एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, जैसे नंबर 1, गन्ना की फसल के चारों ओर, गन्ना के खेत के चारों ओर, गन्ना के खेत के चारों ओर या चारों तरफ, गन्ना के खेत के चारों तरफ सनई, पटसन या अरहर लगाते हैं। तो गन्ना की फसल को बचाने के लिए उसके खेत के चारों ओर हम क्या लगा रहे हैं, या तो सनहैम के पौधे लगा रहे हैं या पटसन के पौधे लगा रहे हैं। दोनों स्टेम फाइबर हैं, मतलब इनके स्टेम से फाइबर प्राप्त होता है हमको। और तीसरा अरहर लगा रहे हैं जो कि एक लेग्यूम क्रॉप्स है जिससे हमें पल्स मिलता है, दाल मिलता है। ठीक है, गांव के क्षेत्र में, शहरों के क्षेत्र में दाल का नाम लो तो अरहर ही नाम आता है सबसे पहले। बाकी दाल तो बहुत है, परंतु अमूमन अगर हम बात करेंगे दाल की तो 90% जो लोगों की जुबान पे शब्द आएगा वो अरहर ही आएगा। ठीक है, दूसरा दूसरा नंबर हम देखते हैं कि सूरजमुखी के खेत के चारों तरफ, सूरजमुखी के खेत के चारों तरफ सूरजमुखी के खेत के चारों तरफ कुसुम, कुसुम लगाते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तीसरा नंबर, तो तीसरे नंबर पे आते हैं मक्का के चारों ओर ज्वार लगाते हैं। मक्का के खेत के चारों तरफ खेत के चारों तरफ ज्वार उगाते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हमने आपको रक्षक फसलों तक बढ़ा दिया। अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी क्रॉप्स, ठीक है, नर्स क्रॉप्स, हब क्रॉप, रिपेरियन क्रॉप्स, एग्जॉस्टिव क्रॉप्स, क्लीन क्रॉप्स, अगुमेंटिंग क्रॉप्स, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स, कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स, सप्लीमेंट्री क्रॉप्स। ठीक है, ये सारे क्रॉप्स पढ़ेंगे और ये वर्गीकरण हम लोग कल विशिष्ट वाला जो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद वानस्पतिक नेम वगैरह वाला जो वर्गीकरण बचेगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वानस्पतिक नाम पूछ लिया जाता है, कभी किसी का गुणसूत्र संख्या पूछ लिया जाता है, तो सारा हम लोग विधिवत तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज का अपना यही टॉपिक समाप्त करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में पार्ट 5 में हम आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे। कहानी मतलब ये एग्रोनॉमी के टॉपिक। तो आज जो हमने पढ़ाया, उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो जो बच्चे एजीटीए से जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, नए विजिट किए हुए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि हर एक बच्चे तक क्लास पहुंच सके और वो बहुत ही कम फीस में अपनी तैयारी कर सके। हाँ, विशेष सूचना, राजस्थान में सुपरवाइजर की वैकेंसी का आगाज हो चुका है। बहुत ही जल्द ये पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी आएंगी और उसका पेपर 2026 में है। तो तैयारी जो बच्चे करना चाहते हैं वो शुरू कर दें। इसकी एलिजिबिलिटी जो होती है, 12वीं पास बच्चा होता है, 18 वर्ष की आयु हो और 12वीं पास हो कृषि संकाय से, मतलब कृषि विषय से अगर 12th है, 18 साल की उम्र है, तो उसको इस नौकरी के फॉर्म में मौका मिलेगा भरने के लिए। सैलरी भी अच्छी होती है। ठीक है, 25+ आपको सैलरी मिलती है पर मंथ की, और 100 नंबर का मात्र पेपर होगा जिसमें 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के, 15 क्वेश्चन हिंदी के
और 25 क्वेश्चन जी के जीएस के आएंगे। ठीक है, संस्थान के द्वारा बैच अपने टाइम से निर्धारित समय से आ रहा है, तो अधिक से अधिक मात्रा में इस क्लास को शेयर जरूर करें ताकि हर एक बच्चे के पास क्लास पहुंच सके। धन्यवाद।